नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, पिछले 2 दिनों से देश में इस बात पर हंगामा मचा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने आखिर ये क्यों कह दिया कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि हमारे प्रियम्बुल में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हमारे देश की समस्या यह है कि पहले तो किसी बात पर विचार करने, प्रतिक्रिया देने के पहले नेताओं ने अब सोचना छोड़ दिया है कि हमको कुछ सोचना नहीं है, पढ़ना छोड़ दिया है कि हमको कुछ पढ़ना नहीं है, यह भी छोड़ दिया है कि कोई भाषण दे रहा है तो उस भाषण का प्रसंग क्या है, उसके पहले क्या बोला है उन्होंने, उसके बाद क्या बोला है, और जो बोला है वो वास्तविक पंक्ति क्या है, क्या बोला है उन्होंने, ये सब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या भारत में हो गई है कि कुछ नेताओं को, कुछ पार्टियों को, हमारे देश के कुछ पत्रकारों को भी, जो कि आजकल टीवी चैनल से लेके अखबार में तो है ही है, आजकल यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर पूरा एक्टिव है। हमारे देश के एक्टिविस्टों को, बहुत सारे जो एनजीओ चलाते हैं, जो सो कॉल्ड आंदोलनकारी है, यहाँ तक कि गांधी जी के नाम पर गांधीवादी कहलाने वाले भी बहुत सारे लोगों को, इन सब के अंदर एक बीमारी है कि बस आरएसएस का नाम आए कि उस पर हमला करो। बस आरएसएस संघ का नाम का मतलब वो सही हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये सब लोग भूल रहे हैं कि एक संगठन, अब उसका इस वर्ष के विजयादशमी से 100 वर्ष पूरा हो गया। उसके 100 वर्ष से कोई संगठन काम कर रहा है। आप बताइए, कोई एक दूसरा संगठन भारत क्या पूरी दुनिया में है कि 100 वर्ष से काम कर रहा है, न कभी टूटा है, न कभी रुका है, न कोई उसका एजेंडा बदला है, और सतत जहाँ न कभी कोई पद को लेकर लड़ाई हुई हो, ऐसा दुनिया में कोई संगठन है? आप आरएसएस के समर्थक हैं, विरोधी हैं, उसमें मत, वो एक पक्ष है, वो उस पर कभी बात कर लेंगे, वो आपका अधिकार होता है। तो फिर जाहिर है कि इतना लंबा काम करने वाला संगठन, जिसके आज अगर उसके संगठन परिवार की दृष्टि से देख लीजिए तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उस संगठन परिवार का ही भाग कहा जाएगा, हिस्सा है। बड़े बड़े संगठन है, विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, दुनिया के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अगर वो इतना अपरिपक्व हो जाए उसके अधिकारी, सरकारवाह का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से पार्टी का संगठन का सर्वे सर्वा, सरसंघचालक का, जो मैंने पढ़ा है, समझा है, सरसंघचालक संघ में जो होते हैं वो गाइड एंड फिलोसफर की भूमिका में होते हैं। वो उनका मार्ग निर्देश है, वो विचार, आइडियोलॉजी देते हैं, दर्शन देते हैं, फिलॉसफी देते हैं। सारा कुछ एक्सिक्यूट करने का, कार्यक्रम करने का, संघ के अधिकृत, वो सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकारवाह पर, और उनकी टीम होती है सह सरकारवाहों की, और फिर केंद्रीय टीम होती है, एक सब जिम्मेवारी उसकी होती है। तो सरकारवाह इस समय संघ का एक प्रकार से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर आज के हिसाब से कहिए, ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे संगठनों में कहा जाए तो इसको जनरल सेक्रेटरी कह सकते हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी की परिभाषा में सरकारवाह नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जनरल सेक्रेटरी कई होते हैं, तो ये उस रूप में, क्योंकि आजकल पार्टियों में मुख्य भूमिका अध्यक्ष की हो जाती है, उसके बाद होती है। तो वो, उन्होंने अगर कुछ बोला है तो उसको जरा एक बार सोचो क्या बोला है। जैसा आप जानते हैं कि कल जब कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, यहाँ जो जनपथ मार्ग है उस पर वो अवस्थित है, वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होता है। कल इमरजेंसी के 50 वर्ष पर कार्यक्रम था। हिंदुस्तान समाचार समूह ने इस कार्यक्रम को बुलाया था। उस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। उस कार्यक्रम में उस समय के छात्र नेता, और जिनको जेपी ने संचालन समिति में डाला था, और जिनकी एक बड़ी भूमिका थी, राम बहादुर राय थे, केन गोविंदाचार्य थे। गोविंदाचार्य उस आंदोलन के में बड़ी भूमिका उनकी भी थी। जयप्रकाश नारायण जी के साथ दोनों के संबंध थे, दोनों से मिलके काम करे थे, वो वक्ता के रूप में थे। सबके भाषण हुए वहाँ।
दत्तात्रेय होसबोले जी का जो भाषण था वो इस बात पर था कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीति के लिए लगाई वो ठीक है, अपनी सत्ता बचाने के लिए लगाई वो ठीक है, क्योंकि न्यायालय का फैसला विरुद्ध में आ गया था। उस समय अत्याचार हुए, अन्याय हुए, लोगों के जीवन तक नष्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस काल में कि जब इमरजेंसी लगाई गई वो उसके पहले आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन से भयभीत होकर और बाकी जो कोर्ट के फैसले थे उन सब परिस्थितियों में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। तो उस समय जो आंदोलन के सपने थे कि क्या चाहिए, जैसे उसमें एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की उन्होंने बात की कि उस समय चूँकि चुनाव धांधली हो रही थी, बूथ लूटे जा रहे थे, सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध डर से कोई चुनाव नहीं लड़ता था, वो सारा कुछ था। तो उस समय हुआ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार पर काम किया जाए। बाद में कुछ सरकारें आई तो उसने चुनाव सुधार किया, लेकिन क्या चुनाव सुधार पूरा हो गया है, इस पर बात होनी चाहिए। उस समय भ्रष्टाचार, शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार खत्म करो, उसी के विरुद्ध गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन था, बिहार का आंदोलन था। शिक्षा में परिवर्तन के लिए था, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा में इस ढंग से दबंगों का, पॉलिटिक्स की इतनी एंट्री हो गई थी कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। तो शिक्षा में सुधार के लिए और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, पॉलिटिकल पार्टियों का यूनिवर्सिटी में बाकी में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, शिक्षा क्लीन हो, उसके लिए आंदोलन था। तो क्या हो गया है उस पर बात होनी चाहिए। इसी प्रकार से उन्होंने कई मुद्दे उठाए और उसी में उन्होंने कहा कि उस समय जब हमारा संविधान बना था तो हम अभी जिस उन्होंने कहा कि जिस भवन में हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भवन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस संविधान को लिख रहे थे उस संविधान में हमारा जो प्रियम्बुल था, प्रस्तावना था, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था। तो उस इमरजेंसी के दौरान जब सारे विपक्ष के नेता जेल में हों, सबकी सारी फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिए गए हों, सारी शक्तियां एक आदमी, एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों, या उन्होंने जिसको पावर दे दिया या तो उनको केंद्रित है, या जिनको वो चाहती हैं जिनके हाथ में पावर दे दिया वो हैं, या फिर संजय गांधी उनके पुत्र हैं उनके हाथ में वो। उस काल में जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द डाले गए, क्या वो संविधान में होना चाहिए? क्योंकि 42वें संशोधन के बहुत सारे भाग 44वें संशोधन द्वारा खत्म कर दिए गए। यहाँ तक कि आंतरिक व्यवस्था का 352 जो धारा है उस धारा में संशोधन कर दिया गया। बहुत सारे इमरजेंसी के कदम थे, मीसा समाप्त कर दिया गया। उसी प्रकार से कई कानून बने थे वो समाप्त कर दिया गया। ये क्या रहना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि आज तक कांग्रेस ने इमरजेंसी के लिए माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ख़ानदान के लोगों ने लगाया है, अगर उनको तो ख़ानदान के लिए माफ़ी, ख़ानदान के लोग माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये उन्होंने कहा है। तो अब आपने इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी में आपने प्रस्तावना बदल दी और संविधान की मूल संरचना माना जाता है, तो उस पर बात तो हो, क्या वो रहना चाहिए? आश्चर्य की बात यह है कि आज तक वो बदला नहीं गया। इस पर तो विचार होना चाहिए ना कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो क्या उस समय संविधान निर्माता जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अलग अलग समितियों में अलग अलग लोग थे, ज़्यादातर समितियों में डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो संविधान लिखने वाली समिति थी उसके चेयरपर्सन थे, बहस में वो भाग भी लेते थे, सबका उत्तर देते थे। तो क्या उस समय इन लोगों के पास समझ नहीं थी कि हम अपने संविधान में सेकुलर डाल लें, सोशलिज्म डाल दें? तो जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई, खूब बहस हुई। KT शाह जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, पहली कोशिश किया अटेम्प्ट, उसको तो वो खारिज कर दिया और अम्बेडकर जी ने कहा कि इसकी मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि समाज अपनी व्यवस्था कैसे करेगा, राज्य क्या करेगा, ये उस काल की परिस्थिति में समाज को तय करने दिया जाए कि वो अपने को कैसे व्यवस्थित करता है, कैसे संगठित करता है, हम उस पर नहीं लाद सकते हैं। उसके बाद 2 बार और हुआ,
एक धारा अतिरिक्त जोड़ने की कोशिश हुई फंडामेंटल राइट्स में 18(1) में बनाकर, KT शाह ने वो भी अमेंडमेंट रिजेक्ट किया। तीसरा अमेंडमेंट एक आया कि जिसके आधार पर स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में कहीं भी किसी रिलीजन की बात नहीं हो बच्चों के मन में फलाना, ये सब था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और एक उस समय की संविधान सभा की बहस आप पढ़ेंगे तो उसमें लोगों ने कहा है कि भाई ठीक है, हमारा भारत विभाजित हो गया तो हमारा हिंदुओं का यही है कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं उनके लिए हम अपने स्टेट को सेकुलर बनाए। बहुत बार सुनो सेकुलर सेकुलर सेकुलर, लेकिन क्या सेकुलर शब्द डालेंगे, सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है हमारे यहाँ, क्या होगी, इस बात पर पहले बहस हो जाए कि सेकुलरिज्म मतलब क्या। तो मूल बात ये आई है कि भारत में उस ढंग से सेकुलरिज्म नहीं हो सकता है। जो वेस्ट सेकुलरिज्म की अवधारणा जो है, सेकुलरवाद की अवधारणा, वो पश्चिम यानी यूरोप से आई है। अब यूरोप में क्या था, जैसे चर्च एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, हिंदू या सनातन धर्म उस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ कि उस देश में शीर्ष पर एक चर्च होता है, या मान लीजिए आप कैथोलिक हैं तो आपका चर्च का एक शीर्ष है जहाँ पोप रहते हैं, वेटिकन, उनसे जुड़े हुए सारे चर्च होते हैं, उनके अपने संगठन होते हैं, ये कार्डिनल हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, आप उनसे उनके जैसे संगठनों के नाम होते हैं वैसे वो संगठन होते हैं। ये कौन चर्च है, ये कौन चर्च है, देश के स्तर पर चर्च होते हैं, राज्यों के स्तर पर उनके संगठन होते हैं, तो वो एक संगठित रिलीजन होता है, वो रिलीजन की अवधारणा है। इस्लाम एक संगठित रिलीजन है, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। हिंदू धर्म में वैसा संगठन नहीं है कि हाँ भैया हमारा एक फलाना संगठन है, वो जो बोलेगा वही हो गया, नीचे तक आके चलते हैं। किसी पीठ से कोई मठ जुड़ा भी हुआ है तो पीठ का उस पर नियम तो चलता है, लेकिन ये नहीं है कि बाकी मतावलंबी वही बात उसकी मान ले। चर्च की इतनी हैसियत थी कि वो उसके सामने संविधान कानून कुछ नहीं होता था। ये शायद हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि चर्च की इतनी शक्ति थी कि उसने इंग्लैंड में राजा 14वें, हमारे चार्ल्स 14वें को फांसी पर चढ़ा दिया, ऑर्डर देकर राजा को फांसी पर चढ़ा दिया लड़ाई में। ये हैसियत थी। कोई बड़ा अपराध कर ले, चर्च में जाके कन्फेस कर ले, कन्फेशन कर ले, और चर्च उसको मुक्त करके सर्टिफिकेट दे दे, तो न पुलिस उसको पकड़ सकती है, राजा उसको सजा नहीं दे सकते हैं, न्यायालय की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ था। ये थी चर्च की हैसियत। चर्च आदेश निकालता था, उसका पालन होता था। फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें चर्च का विरोध भी एक बहुत बड़ा था। उसको फर्स्ट स्टेटस, सेकेंड स्टेटस, थर्ड, 3 स्टेटस थे, जिसमें सेकेंड स्टेटस उसको माना जाता था। तो ये थी चर्च की हैसियत। तो वहाँ ये चला कि भाई धर्म का इस ढंग से राज्य में हस्तक्षेप नहीं हो, और राज्य के संचालन में रिलीजन, धर्म शब्द गलत बोला, रिलीजन की भूमिका नहीं होनी चाहिए, कोई चर्च, उसमें चर्च की भूमिका नहीं होनी चाहिए मांग हुई थी। असल में वो रिलीजन भी शब्द नहीं आया था, चर्च की भूमिका नहीं होती, लेकिन चूंकि वो चर्च वहाँ रिलीजन था, तो एक ही चर्च है, ईसाइयत है, वही रिलीजन था। ये सब एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द वहाँ होते थे एक दूसरे के, तो उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो वो शब्द उसमें था, इसके कारण वहाँ ये बना था कि भाई हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं थी। तो हमारे यहाँ सेकुलर शब्द की न पहले ज़रूरत थी, ना आज ज़रूरत है। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान इसी से गया। पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक मजहबी राज्य बन गया, इस्लामिक देश बन गया। भारत उस रूप में नहीं बन सका, बन भी नहीं सकता है। भारत ऑलरेडी, कोई भी कर दीजिए, भारत अपने आप में एक सेकुलर कैरेक्टर रहेगा। तो संविधान सभा में इस बात पर आम सहमति थी कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का अभिप्राय होगा सर्वधर्म समभावो, कि सभी धर्मों में एक ही भाव है। ये हमारा सेकुलरिज्म होगा कि हम किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं मानते, हम मानते हैं कि सब में एक ही भाव है। और राज्य का कोई रिलीजन नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि राज्य जो है एंटी रिलीजन होगा, राज्य अधार्मिक होगा। सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है कि राज्य जो है अधार्मिक होगा। हालांकि सेकुलर कहते हुए भी दुनिया के पश्चिम यूरोप से लेकर अमेरिका के सारे राज्य धार्मिक हैं। सच है, अमेरिका के राष्ट्रपति आज भी बाइबिल लेकर ही हाथ में शपथ लेते हैं।
ब्रिटेन में प्रोटेस्ट चर्च है, वहाँ प्रोटेस्ट चर्च में जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं है भारत में, इसलिए कहा कि इसमें सेकुलरिज्म सब डालने की आवश्यकता है। नहीं तो इंदिरा जी ने कैसे डाल दिया भाई सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक? तो इसलिए डाला कि उन्होंने जो 71 में नारा दिया था कि मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं कि इंदिरा हटाओ। तो वो जो उन्होंने गरीबी हटाओ, फिर प्रीवी पर्स ख़त्म करो, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, ये सारे कदम जो कम्युनिस्टों के प्रभाव में दिया था, और सोवियत संघ की पूरी लॉबी केजीबी थी, वो इंदिरा जी और उसमें कि इस कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। संगठन कांग्रेस में मोरारजी भाई इन लोगों का विरोध करती थी, उनको CIA का एजेंट घोषित कर देती थी कि अमेरिका है। तो CPI इंदिरा गांधी का सपोर्ट कर रही थी। तो सोशलिज्म सब जान के उन्होंने अपने को दुनिया में एक गरीबों का नेता, और उस प्रकार का भाव कम्युनिस्टों के अंदर जो था उस समय, सोशलिज्म का एक बड़ा सपना था नेहरू जी का दुनिया में। तो सोचते सेकुलर इसलिए दिया कि बाकी को आप कम्युनल साबित कर दीजिए कि कम्युनल फोर्सेस हैं, RSS कम्युनल है, फलाना कम्युनल है, ये भी एक फोर्सेस था। तो जब सोशलिज्म है तो एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब दुनिया में भी हम जाएंगे तो हम तो कोई रिलीजन हमारे यहाँ मुसलमान है फलाने हैं देंगे, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं थी। और वो आप देखिए कि जब आपका इमरजेंसी के काल में, जब कोर्ट को, न्यायालय को कोई पावर नहीं है, जब संसद में आप मोटा मोटी एक ही दल बचे हुए हैं, 1-2 दल छोटे मोटे थे उसमें, ऐसा नहीं था कि सभी चले गए थे, बचे हुए हैं, जब बहस की जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, जो चाहेंगे पारित करा सकता है एक आदमी जो कहे कानून और संविधान है, और साथ ही साथ ऐसी महिला जिसके चुनाव को कोर्ट ने रद्द कर दिया हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया था। उनको कहा था कि आप संसद सदस्य नहीं हैं, आप पार्लियामेंट नहीं जा सकती हैं, आप 6 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो कहा कि नहीं, आप पार्लियामेंट के मेंबर रह सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। अभी अजीब फैसला था, वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में उस रूप में आप भूमिका ही नहीं निभाएंगे। वो उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी संशोधन हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है, ये भी है। तो भारत में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द, इसकी बहुत समस्या आई है। सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे देश में जिस ढंग से मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, वही अगर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले होते हैं, मुसलमान हमले करते हैं, साफ देखा गया है, हिंदुओं को जगह छोड़ने को मजबूर किया जाता है, लेकिन वहाँ किसी का सेकुलरिज्म नहीं जगता है। वहाँ सेकुलरिज्म, क्योंकि हिंदू पीटे जा रहे हैं हमारे देश में। जहाँ भी दंगे होंगे, मुसलमान हमले कर रहे हैं, वहाँ सेकुलरिज्म नहीं होता है। कहीं हिंदू ने अगर चुन करके प्रति हमला कर दिया, लड़ लिया, तो सेकुलरिज्म वहाँ आ जाता है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के जो भी धर्म मानने, अलग अलग रिलीजन मानने वालों के अधिकार लिखे हुए हैं। हमारे यहाँ धारा 14 से 19 तक आप देख लीजिए, तो आप 15 धारा को पढ़िए ना, 15 में क्या है, 14 में क्या है। तो सभी अपने को रिलीजन मानने का, उसको प्रोपोगेट करने का, प्रचार करने का, सभी धर्मों को, रिलीजन को सुरक्षा देने का, ये उसमें सब निहित था। इसमें अलग से सेकुलरिज्म शब्द की ज़रूरत कहाँ से आ गई थी? और आज तक उस सेकुलरिज्म की परिभाषा तय नहीं हो कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के मायने क्या है। अर्थ भी गलत था, उसको धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा जाता था। बाद में किसी ने इंदिरा जी को समझाया कि धर्मनिरपेक्ष शब्द गलत है, पंथ निरपेक्ष हो, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन कोई एक उपासना पद्धति, एक पुस्तक, एक उसके संस्थापक होते हैं। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ हमारे दायित्व से था, कर्तव्य से था। तो हमारे यहाँ रिलीजन और धर्म एक है ही नहीं। तो जो रिलीजन यानी चर्च को लेते हुए जो सेकुलर भारत में कैसे होता है, तो भारत की आत्मा के विपरीत है। तो इसीलिए हालांकि दत्तात्रेय होसबोले जी ने ये भी नहीं कहा कि हटा दीजिए, लेकिन वो हटना ही चाहिए संविधान से। अब कैसे हटेगा, देश बहस करे, उसको तय करे। जनता पार्टी की सरकार आई थी, उसमें हटा सकते थे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों के अंदर, खासकर समाजवादी लोगों के अंदर ये बीमारी थी सेकुलरिज्म का कि नहीं ये तो ठीक ही है। और क्योंकि सोवियत लॉबी थी उसमें से उस समय भी सक्रिय, तो इसलिए ये दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, उस पर बहस होना चाहिए। किस परिस्थिति में डाला गया, क्यों नहीं डाला गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं डालना है, उसको डाल देना क्या ज़रूरी था, और उसके परिणाम देश में क्या आए हैं, ये भी देखने की आवश्यकता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कितना भयावह हुआ है कि लोग
मतलब मंत्री कहीं पहले बत्ती कहीं दीप जलाने से जलते थे, खुल के मंदिर जाने से कि हम एंटी सेकुलर कहला जाएंगे, खुल के पूजा पाठ करने से लोग बचते थे कि हमको सेकुलर विरोधी मान दिया जाएगा, मुस्लिम विरोधी मान, ये धारणा हमारे यहाँ इसके लिए पैदा हो गई थी कि सेकुलरिज्म व्यवहार में हमारे लिए धर्म विरोधी हो गया, रिलीजन विरोधी हो गया, ये एक पक्षीय हो गया, हिंदू विरोधी हो गया। तो ये इसलिए ऐसा सेकुलरिज्म आप तय कर लीजिए कि यार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो इस पर बहस क्यों नहीं हो, रहे न रहे, एक बार देश बहस कर ले, बहस करके पार्लियामेंट है हमारे देश में, राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाए, नेताओं को पत्र लिखा जाए और अपना अपना मत लोग प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।